साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीना सिंह जी, जिन्होंने एक लंबा वक्त टीचिंग करते हुए गुजारा। उसके बाद उन्होंने पेंटिंग एक हॉबी के रूप में सीखा। ललित कला अकादमी में जो वर्कशॉप चलती थी उनके जरिए, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो वर्कशॉप चलती थी भले ही वो कम समय की होती थी, लेकिन उनका लोगों पे कितना प्रभाव पड़ता था, लोग उनसे कितना सीखते थे। तो उन्होंने वहां से सीख के और अपनी एक कला यात्रा शुरू की। आज वो अच्छी पेंटिंग्स करती हैं, उनकी तमाम एग्जीबिशन लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग उनकी पेंटिंग खरीदते भी हैं। और उन्होंने क्यों शुरू किया पेंटिंग, टीचिंग छोड़ के, ये सब बातें हम बीना सिंह जी से बात करेंगे, ताकि जो लोग इससे जुड़े हैं उनको भी कुछ उनको पता चल सके और वो भी पेंटिंग का एक जो अनुभव है ले सकें, उसको अपनी हॉबी का बना सकें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं बीना जी का। बीना जी बहुत बहुत स्वागत। आपने टीचिंग कब से शुरू की थी? टीचिंग मैंने लगभग 98-99 से शुरू की। और पहले मैं जूनियर क्लासेस को पढ़ा रही थी। धीरे करते करते मैंने फिर सीनियर क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया। लखनऊ में पोस्टिंग हुई, यहाँ पर मैंने सीनियर क्लासेस को पढ़ाया, बोर्ड क्लासेस लेती थी। उसके बाद जोधपुर में पढ़ाया, सिक्किम में मैंने ये जॉब किया। फिर वापस लखनऊ फिर पोस्टिंग हुई। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उनकी लगभग हर दूसरे तीसरे साल पोस्टिंग होती ही रहती थी। हम साथ साथ ही जाते थे, तो जहाँ भी गई वहीं मैंने अपना ये टीचिंग जॉब कर लिया। क्योंकि इसमें एक ये फायदा था कि मैं बच्चों के साथ ही चली जाती, बच्चों के साथ ही आ जाती थी, और फैमिली को सपोर्ट भी था, और मैं भी अपनी और एक अच्छा प्रोफेशन था, और मैं बिजी भी रहती थी उनके साथ। और टीचिंग मैं रियली एंजॉय किया करती थी, क्योंकि बच्चों यंग क्राउड के साथ रहना मुझे बहुत पसंद था, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। और इस तरह से करते करते मैंने लगभग 16 साल मैंने टीचिंग का प्रोफेशन किया। आखिर मैंने यहाँ लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, और यहाँ पर मैं बोर्ड क्लासेस आखिर जब मैंने छोड़ा उस टाइम में बोर्ड क्लासेस वगैरह ले रही थी। लेकिन ये हुआ कि बोर्ड क्लासेस वगैरह में काम तो खैर बहुत होता है, ये पूरा कमिटमेंट और डेडिकेशन भी चाहिए उसमें, तो मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी। मैं बहुत ऐसा हुआ था कि फैमिली में साथ साथ कुछ इस तरह की मिसहैपनिंग्स होती जा रही थी कि उसकी वजह से मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था। एंड आई स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। तो वो दैट वाज अ टेरिबल फेज, और उसमें मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे हैंडल करूं, क्या करूं मैं ऐसा जिससे मैं ठीक रह सकूं। मेरे बच्चे भी उस टाइम बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, टीनेज उनकी थी, और उस टाइम बच्चों के भी अपने ही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं ये अब मेरा जो भी था, मैं ये देख रही थी किस तरह से कोई डायरेक्शन मिले, क्या हो। तो मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा ललित कला अकादमी का कि वो अपनी कोई क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें एडमिशन लेने की कोशिश करती हूँ, और मैंने फॉर्म भरा और मैंने एडमिशन ले लिया। पेंटिंग का शौक पहले से था या ऐसे ही? हाँ, ये शुरू से मेरी फैमिली में एक्चुअली रन करता है। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, वो सभी पेंटिंग करते हैं, लेकिन कोई कमर्शियली नहीं करता। कमर्शियली सिर्फ मैंने ही शुरू किया, और या मैं कहूँगी इट जस्ट हैपेंड, अपने आप ही होता चला गया। मैंने ऐसा कोई ये नहीं सोचा था कि मैं इस कमर्शियल लेवल तक ले जाऊंगी। मैंने एज अ हॉबी शुरू किया था, पर इतना लोगों का सपोर्ट और प्यार और इतना वो मुझे मिला अप्रिसिएशन की, वो अपने आप ही हो गया फिर। तो इस तरह से मुझे इससे एक डायरेक्शन मिला। वहाँ आपने सीखा वर्कशॉप? मैंने वर्कशॉप में सीखा, करीब 2 से 2.5 साल तक मैंने वहाँ पर सीखा। तो 6 महीने की वर्कशॉप? 6 महीने की थी। तो मैंने फिर दोबारा एडमिशन ले लिया, क्योंकि एक बार किया तो आपको अच्छा मुझे लगा कि मैंने इतना सीखा, लेकिन कुछ भी नहीं सीखा। और फिर दोबारा फिर मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि ये तो आर्ट तो एक महासागर है, जितना आप इसके अंदर जाएंगे आपको ये और उतना ही खुलता चला जाता है। तो आपको कभी भी ऐसा सेटिस्फेक्शन तो होता नहीं है कि मुझे सब आ गया। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए किसी कलाकार को कि मुझे सब आ गया। तो इसलिए मैं करती रही, और 2-2.5 साल वहाँ करने के बाद फिर मैंने घर में सीखना शुरू किया। रवि सर हैं हमारे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने बहुत ही, जैसे कोई किसी बच्चे को सिखाते हैं उस
उस तरीके, हालांकि वो बहुत वेरी यंग है, पर वो किसी बच्चे की तरह उन्होंने मुझको पूरी चीजें, सारा बारीकियां, सब तरह की चीजें जो भी हो सकती हैं वो सब सिखाया है। आज तक भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, कहीं कोई शो हो, कहीं कुछ हो, तो मुझे पहले से ही उसकी वो दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जानकारी दे देते हैं कि आप वहाँ जा सकती हैं, ये कर सकती हैं। तो खैर उनका बहुत सपोर्ट है। तो इस तरह से मेरी शुरू हुई। पहली जो आपकी एग्जीबिशन थी वो कब, कहाँ और कैसे लगी? मेरी पहली एग्जीबिशन यहाँ कला स्रोत में हुई। अच्छा। और एक संजय मजुमदार हैं, क्यूरेटर हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मेरा वर्क देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अपना एक पेज खोलें, वो तो उसमें उस पेज पे मेरा वर्क रहता है। उन्होंने देखा मेरा काम और उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरे शो में शो कर रहा हूँ लखनऊ में कला स्रोत में, तो आप उसमें आना चाहेंगी? मैं तो बहुत खुशी से आऊंगी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एक्सपोजर मिल रहा था, तो मैंने हाँ किया और मैं उस शो में गई। वो पहला शो था। अच्छा। वहाँ पर भी शायद आप ही से हमारी मुलाकात वहाँ हुई भी थी जी। तो फिर उसके बाद लखनऊ के बाद सफर कैसे बढ़ा? उसके बाद फिर अगला शो मेरा ललित कला अकेडमी में हुआ। वहाँ पर भी इसी तरह से ग्रुप एग्जीबिशन होनी थी, उसमें मैंने अपना भेजा और मेरी वहाँ पर भी लगी एग्जीबिशन। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है आबिद, अच्छा, तो वो बहुत पहले से पेंटिंग में है। हालांकि उससे मेरी पहले बात हुई थी तो उसने मुझे बोला था कि मैं पेंटिंग में हूँ, और तब मैंने उतना ज्यादा ख्याल नहीं दिया था, मैंने इंटरेस्ट नहीं था ना, इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम। मैं टीचिंग में थी, अपनी दुनिया में थी। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि पेंटिंग करती है, और तब मैंने एक्चुअली उसका ध्यान देना शुरू किया कि क्या काम कर रही है। तो मैंने ऐसी बातों बनाया कि मैंने भी ऐसे एडमिशन ले लिया है। हालांकि मुझे उसके सामने बताने में थोड़ा सा हिचक हुई थी, क्योंकि वो तो बहुत पुरानी कलाकार है, हम तो बिल्कुल नए, और वो भी 6 महीने वाले कोर्स करके मैं आ रही हूँ। तो लेकिन जब उसने मेरा काम देखा तो उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, और तुम दिल्ली आ जाओ, और यहाँ पर एक विजुअल आर्ट शो है, गैलरी है, वहाँ पर शो होने वाला है, तो उनके उसमें शो में अगर तुम आओगी ना तो उससे तुम्हारा बहुत बड़ा सर्कल तुम्हारे लिए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे आर्टिस्ट आते हैं और ये बहुत ही रिनाउंड गैलरी है यहाँ की। तो फिर मैं दिल्ली गई। हालांकि मैं दिल्ली को ही बिलोंग भी करती हूँ, तो मेरे लिए इजी भी हो गया, क्योंकि मेरा घर भी उधर ही है। तो मैं गई और वहाँ पर मैंने शो किया अपना, और इट वाज रियली अप्रिशिएटेड। वहाँ पे काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटीज वगैरह भी आए थे, उन लोगों ने सबने अप्रिशिएट किया मेरा काम, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद से बस मैं काफी शो कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, अभी क्या कोई प्लान है कि कहाँ एग्जीबिशन लगाएंगे या किस टाइप से? हाँ, मैं अभी गैलरीज में तो कर ही रही हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन बीच में आया तो वो काम तो एकदम बंद ही हो गया। तो गैलरी के शो तो बंद ही हो गए थे, अभी तक भी बंद ही है। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम के थ्रू अपना ऑनलाइन शुरू किया कि ऑनलाइन अपना वर्क लगाना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू किया और मुझे ऑर्डर आने लगे पेंटिंग्स के, और इस तरह से मेरी सेल शुरू हुई। अब सेल शुरू होने में वही जो मैं आपसे बताती हूँ हमेशा कि इसमें ये दुधारी तलवार जैसा हो जाता है, लोग अपनी राय देने लगते हैं कि भैया अब हमें तो ऐसा स्पेसिफिक चाहिए, वो कलाकार के लिए मुनासिब नहीं होता। एक ट्रैप हो जाता है कि मैं अपनी उसको कैसे फिर करूंगी, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गाइडलाइन दे दी इतने में ही यही करना है, तो फिर मेरा अपना एक्सप्रेशन नहीं रहता है। तो खैर उसको मैंने सोचा कि मैं इसके बीच का कोई वो निकालती हूँ कि मैं बनाऊंगी अपनी मर्जी से, और बाकी उन्हें जो इसमें पसंद आए वो ले सकते हैं। किस टाइप से आप पेंटिंग्स बनाती हैं? मैं रोजमर्रा की जिंदगी और नेचर, जो मतलब आम जिंदगी के रंग हैं। आम जिंदगी के रंग हैं, जैसे स्ट्रीट व्यू भी हो गया, लोग बाग काम करते हुए अपने जिंदगी में, उस तरह का हो गया, ये सब चीजें में। तो आपको पसंदीदा क्या है, मतलब सैड जो तमाम होते हैं या हैप्पीनेस है, कौन सा मूड आपको ज्यादा पसंद आता है? मुझे इंडिया का जो एक वाइब्रेंट कल्चर है, एक कलरफुल जो उनकी लाइफ है, मुझे वो पसंद आती है। मैं उसको देख के बहुत मुझे अच्छा लगता है। और एक कॉमन मैन की जो लाइफ होती है, जैसे कोई न्यूज़पेपर वाला है या कोई सब्जी वाले हैं, कैसे लेडीज सब्जी मंडी में सब्जियां लेके जा रही हैं, उस तरह की जो सीन्स हैं यहाँ के, जो वाइब्रेंट लाइफ है, जो कलरफुल है यहाँ का जो माहौल, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। फिर दूसरा मुझे यहाँ का आर्किटेक्चर जो है इंडिया का, वो
बहुत अच्छा था। लखनऊ की लीजिए, कितने खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं। यहाँ के आप चौक में चले जाइए, एक से एक बढ़िया आपको ऐसे दृश्य मिलते हैं देखने की, लगता है कि अभी यही बना ले जाए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बीगा लेडी, आप कहीं भी खड़े होकर शुरू नहीं हो पाते हो। वो मुझे अभी तक गया नहीं है। लेकिन ये भी तो किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप ही करिए ना शुरुआत। हाँ, देखते हैं कितना होता है भाई। हम तो चाहते हैं इस शो के माध्यम से भी कि अगर आप लाइव करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको देख के और भी लोग, बच्चे भी। मैं उसी के लिए मन बना रही हूँ अभी कि मेरी बेटी उसमें मुझे बहुत सपोर्ट करती है। वो आजकल उस तरफ ही जाती है, तो वो कहती है आप चलो। हाँ, सही, ठीक है, आप वहाँ करो, मैं आपके साथ साथ वहाँ पर रहूंगी। तो लेकिन अभी मैं इस बारे में मन बना रही हूँ कि मैं उस जगह पे, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे खड़ी होकर वो काम कर सकूं। तो देखिए यादें तो बहुत हैं कि जैसे आर्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, उसमें मुझे जाना है। मेरा सब फाइनलाइज होने के बावजूद भी लॉकडाउन आ गया, और उस लॉकडाउन की वजह से मेरा वो शो नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पर अपना डिस्प्ले करने वाली थी आर्ट फेस्टिवल में। मतलब अगर ये देखें कि जो पेंटिंग की शुरुआत थी आपकी, वो आपको डिप्रेशन से निकालने में एक बहुत बड़ी दवा की तरह साबित हुई। पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ कि पेंटिंग ने मेरी बीमारी को बिल्कुल दूर कर दिया। मतलब अब मेरे दिमाग में वो चीजें आती ही नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स उस तरह के कि जिसको मैं अगर आए भी कभी तो मेरे पास एक जरिया है, मैं अपना पेंटिंग करती हूँ और मेरा वो साइड किनारे हो जाते हैं, हो जाता है वो सब चीजें। क्योंकि उसमें इतना कुछ है ना कि आप अपने कलर्स में खो जाते हैं, आप अपने एक मेडिटेशन सा हो जाता है। आप बनाने बैठते हैं कोई चीज, इतने खो जाते हैं कि कई वक्त तो मुझे ये याद नहीं रहता कि खाने का टाइम हो गया या कितना टाइम हो गया। तो जब कोई आवाज लगाता है कि भाई आज क्या खाना है ना, तब ख्याल आता है कि भाई हाँ खाना भी होना है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, इन सारी चीजों को अगर देखें तो ये भी समझ आता है कि पेंटिंग बनाना, उसके एग्जीबिशन लगाना एक महंगा काम है। तो इसको कैसे मीट आउट कर सकते हैं लोग? इसका ये बड़ा विशेष सर्कल है। इसमें ये है कि आपकी जब बिके तब आपके पास आमदनी आए, जब आमदनी आए तो आप उसको बेचें। एक विशेष सा सर्कल है। तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अब पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ा सा कमर्शियली चीजों को करें जिससे कि वो बिके और आपके पास थोड़ा सा पैसा होने लगे। जब पैसा होने लगे फिर आप उस चीज को थोड़ा सा और बढ़ाइए, करना शुरू करिए। और उसको आप दो तरीके से करिए कि एक तो ऐसा हो कि आप अपना सेल्फ एक्सप्रेशन करिए और एक कमर्शियल चीज को अलग रखिए, वो चीज आपका। तो मैंने इस तरह से स्ट्रेटेजी बना रखी है कि मैं जब गैलरीज में अपना शो करूं तो उसमें एक्सप्रेशन हो, और जो कमर्शियल वाला हो वो बायर्स के लिए हो, उनकी नीड के मुताबिक हो। तो इस तरह से वो चीज को मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ कि उसी से पैसा है उसी को उसमें लगाया जाए। बायर्स को क्या ज्यादा पसंद आता है? बायर्स ज्यादातर अपनी ड्राइंग रूम के लिए ढूंढते हैं, तो या तो उनको लैंडस्केप्स चाहिए होते हैं या उनको कोई फ्लोरल फूल वगैरह इस तरह की कोई चीजें चाहिए, जीवंत चीजें। हाँ, बस लाइवली होनी चाहिए, सैड कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो इंडिया में तो लोग वास्तु में भी चले जाते हैं। ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए और कोई गिरती हुई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई डूबता हुआ जहाज नहीं होना चाहिए। तो उस तरह की लोगों के वो भी है विचार, वो भी सुन के मजा भी आता है और फिर लगता है कि क्या सोच रहे हैं? कितनी चीजें कितने उसमें बॉक्स में एक चीज आजकल नया ट्रेंड भी आया है कि जो इंटीरियर घरों के बन रहे हैं उनमें भी पेंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें भी पेंटिंग। तो ये कुछ नया अवसर है पेंटिंग आर्टिस्ट के लिए? बहुत। अभी तो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के लिए अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और एक्सपोजर के लिए एक तो अब टेक्नोलॉजी बहुत इसमें वो देती है, मदद करती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं अपना जैसे लगाती हूँ तो लोग देख लेते हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना, सोशल मीडिया के जरिए आप फोटो भेज दीजिए, बता दीजिए कि ये चीज है, बात कर लीजिए डायरेक्ट, तो उससे फायदा हो जाता है। बाकी और चीजें जैसे ये टेक्नोलॉजी के अलावा आप डायरेक्ट डीलिंग कर लीजिए, इस तरह से भी बन जाती हैं।
और कुछ ऐसी महिलाओं के लिए जो आपकी तरह हाउसवाइफ या किसी जॉब प्रोफेशन में रही हों और फिर उनको नया एक शुरू करना हो, हाँ। कुछ बताइए कि ताकि जो है पहली हाँ, तो सबसे पहला तो ये है कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए ये मत समझिए कि मेरी एज नहीं है और अब मेरा तो बच्चे बड़े हो गए और ये हो गया और अब मैं तो बस खत्म हो गया मेरा काम और अब मुझे कोई भी चीज सीखना और उसको शुरू करना, ये सब चीजें जो है किसी भी एज में शुरू की जा सकती हैं। मैंने आई स्टार्टेड, मैं 49 इयर्स की थी, मैंने तब ये शुरू किया है उस वक्त। और अभी मेरे में इतना जोश और जज्बा है इस चीज को लेके कि मुझे किसी भी हद तक जाने के लिए मेरे में पूरा जोश आ गया। अब मुझे कोई ये नहीं है कि मैं क्या सीखूं या क्यों नहीं, क्या करना है, ये सब बिल्कुल नहीं है। रोज मुझे नए ड्रीम्स आते हैं और नया जोश आता है और जैसे तो नया और इसी वजह से मैं अपने आप को और एनर्जेटिक फील करने लगी हूँ। लोग ज्यादातर एक एज पे पहुंच के लगने लगता है उन्हें कि बस अब हो गया, और वो थकावट शरीर की कम दिमाग की ज्यादा होती है और उससे फिर वो सब खत्म होता चला जाता है। पहले तो ये ना करें। दूसरा, जो आर्टिस्ट हैं वो कभी गिव अप ना करें कि आपने आज बनाया अच्छा नहीं बना तो आपको लगे मुझे आता ही कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन हर आर्टिस्ट को आते हैं क्योंकि हर एक हमेशा मास्टरपीस नहीं बनते हैं कि हर दिन आपने पेंसिल उठाई और आपने बढ़िया आर्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन आते हैं, उनके भी होते हैं और वो वही जर्नी से गुजरते हैं जिससे हम जा रहे हैं। तो गिव अप कभी ना करें। एवरी डे यू डू योर वर्क, बस ये सोच के कि मुझे कुछ क्रिएट करना है, बजाय इसके कि मुझे आज एक बहुत ग्रेट आर्ट बनानी है। नहीं, उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाएगा कि फिर आप खत्म कर दोगे इस चीज को। किसी से कंपेयर नहीं करना। आर्टिस्ट के लिए किसी के साथ कंपेयर करेंगे और ये हो जाएगा कि वो तो इतना अच्छा कर रहा है, वो तो इतनी जल्दी इतना आगे पहुंच गया। वी ऑल हैव आवर ओन जर्नी, हमारा अपना टाइम वो होता है जिस तरह से चल रहे हैं, लेकिन बस गिव अप नहीं करना। जहां आपने छोड़ दिया, वो कहते हैं ना कि कोई चीजें अपने आप खत्म नहीं होती हैं, जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तब वो खत्म हो जाती है। तो ये छोड़े ना, करते रहे और कभी इस चीज का तो परवाह ना करें कि मेरी एज होगी। एज जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आप जिंदा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो साथियों, ये थी वीना जी के साथ हमारी बातचीत। उनका कहना है कि किसी भी उम्र में कुछ भी जो आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। खास तौर पे जो रचनात्मक कार्य हैं, पेंटिंग है या इस टाइप की जो ललित कलाएं हैं, वो आपको न सिर्फ हॉबी प्रोफेशन में मदद करती हैं बल्कि डिप्रेशन जैसे जो आजकल नए रोग बढ़ रहे हैं या डिजीज आ रही हैं, उनसे भी वो आपको निकालने में मदद करते हैं। तो आपको कुछ अगर वीना जी से सवाल करना है तो आप कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। बहुत शुक्रिया वीना जी आपका समय देने के लिए, और सभी साथियों आपका भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद।